हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम एनसीईआरटी के क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, जिसका नाम था कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। अब हम लोग को क्या करना है, पार्ट 2, जिसमें हमको यहाँ से शुरू करना है पेट्रोलियम से। इसके पहले हम लोगों ने कोयला गैस वगैरह के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पेट्रोलियम। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के बारे में क्या दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग हर एक स्वचालित वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्वचालित वाहन हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, ये सारे में किसका प्रयोग होता है, तो पेट्रोलियम का। साथ में क्या दिया हुआ है कि भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने में डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि पेट्रोल किस में डलता है और डीजल किस में डलता है। तो जो भारी वाहन होते हैं उसमें क्या डलता है, डीजल। और जो थोड़े हल्के वाहन होते हैं जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, इसमें क्या डलते हैं, पेट्रोल, ठीक है। तो ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो जो डीजल और पेट्रोल है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये इसका स्रोत क्या है, प्राकृतिक। इसे बनाया नहीं जाता है, इसे क्या किया जाता है, प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये जो पेट्रोल और डीजल बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो आप बोलेंगे ये सब हमें प्राप्त होता है किससे, पेट्रोलियम से। अब पेट्रोलियम कैसा है, तो ये एक प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है, प्राकृतिक इसका स्रोत है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, जिसका अर्थ होता है चट्टान, एम ओलियम, यानी कि आप देखेंगे कि पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पेट्रा और दूसरा क्या होता है, ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। पेट्रा और ओलियम से बना हुआ है क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है। तो जो पेट्रोलियम है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से हमें प्राप्त होता है। आगे क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान हो गई कि पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे कि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से प्राप्त होता है। और आगे समझते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, मतलब क्या कि आपको पता है कि ये चट्टान के अंदर पेट्रोलियम आया कहाँ से। तो इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ कि क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है और कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा, लेकिन बनता कैसे है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गया। तो ये जो समुद्री जीव थे वो क्या हो गए, जब वे मृत हुए तो इनका शरीर कहाँ जाके बैठ गया, समुद्र के तली में, ठीक है। और फिर रेत तथा मिट्टी की तह द्वारा ढकती गई। तो जैसे कि कोई भी चीज़ आप उसको रख देंगे तो उसके ऊपर को क्या होता है, धूल धूल मिट्टी जमते जमते वो क्या हो जाती है, पूरे नीचे चली जाती है। उसी तरीके से क्या है कि जो समुद्री जीव है वो मृत हुए तो उनका शरीर क्या चला गया, समुद्र के पेंदे में, और पेंदी में चला गया, उस पर धीरे धीरे क्या होने लगे, मिट्टी और रेत जमा होने लगे। तो वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ढक गया। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो जो ये आपको पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जो समुद्री जीव थे जो मरने के बाद समुद्र की पेंदी में दब गए, वो धीरे धीरे क्या हो गए, इतना ढक गए कि लाखों वर्षों में क्या हो गया कि वायु की अनुपस्थिति हुई, उनको वायु का प्राप्ति नहीं हुई, और साथ में ताप क्या हो गया, उच्च हो गया, और दाब भी क्या है, उच्च है। तो इनके मृत जीव के जो शरीर थे वो किस में परिवर्तित हो गए, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है। आगे समझते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि चित्र 5.1 में 5.4 में देखेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 5.4, यहाँ पे एक मिनट, हाँ अभी देख आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। 5.4 में दिया हुआ है कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। तो ये जो क्या है, समुद्र है, समुद्र के तली, ये नीचे वाली क्या हो गई, तली हो गई। यहीं पे धीरे धीरे क्या होते हैं, जितने भी मृत जीव रहेंगे वो मर के और नीचे दबते जाएंगे, और धीरे धीरे ये सब क्या हो जाएगा, धूल गर्द जमा होते 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 लाखों वर्ष में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जमे हो जाएंगे। और ये जो मृत जीवों का शरीर है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। तो वो सबसे हमें नीचे प्राप्त होता है। और यहाँ पे तेलासे चट्टान दिए हुए थे, जिसके अंदर, जो चट्टान के अंदर तेल का निर्माण है वही दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, तेलासे चट्टान, उसके ऊपर फिर क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा, और यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, फिर तेल मिलेगा, फिर गैस मिलेगा, फिर ये देखिए चट्टान दिए हुए, फिर अवशेष अप्रवेश चट्टान दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक कूप जैसा बनाया जाता है, ठीक है, और वही आपको तेल और गैस निकाल के देता है।
तो यहाँ पे फिर आगे समझते हैं क्या है, आगे समझ लेते हैं। दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल गैस की परतें जल की परतों से ऊपर है। तो हम लोगों ने देखा कि क्या है कि जो जल की परतों से क्या है, ये ऊपर है। यहाँ पे क्या है, जल की परत, उसके ऊपर तेल की परत, उसके ऊपर क्या है, गैस की परत। तो वो क्या है, परतें अलग अलग दे रही है और सबसे ऊपर आपको गैस की परत दिख रही है, उसके बाद तेल और उसके बाद क्या है, जल। तो कह रहे जल की परतों के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद रखिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम जल के ऊपर तेल डालते हैं तो हमारा तेल क्या होता है, ऊपर ऊपर आ जाता है। तो यही बोल रहा है कि जो जल होता है वो क्या होता है, भारी होता है तेल की अपेक्षा। तो वो नीचे चला जाता है और तेल और गैस कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और इसे मिश्रित भी नहीं किया जा सकता। तो आप जल और तेल को मिश्रित नहीं कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था। यानी कि 1859 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका में तेल का कुआं, जो जो तेल निकालने वाला कुआं डाला जाता है, ड्रिल, उसका खोज किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के मुकुंद नामक स्थान पर तेल का पता चला। तो 1869 में अमेरिका में पता चला और धीरे धीरे हमारे भारत वाले लोग ने भी खोज किया और 1867 ईस्वी में असम के मुकुंद कामुक है सॉरी काम काकुम सॉरी माकुम माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। ठीक है, भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। तो भारत में किन किन क्षेत्रों में तेल पाया जाता है, तो असम, गुजरात, बम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन पर पाया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। तो पेट्रोलियम कैसे है, कैसा द्रव है, तो गहरे रंग का और तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। तो इसकी गंध कैसी होती है, अप्रिय। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, मैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, जैसे कि डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, ये सारे चीज़ मिलकर मिले होते हैं किसमें, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों यानी कि प्रभाजों को कृत्रिम रेशे होते हैं। ठीक है, फिर पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग निर्माण में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का प्रयोग उर्वरक यानी यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को, मतलब कि क्या कि पेट्रोलियम का बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होता है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसको काला सोना के नाम से जानता है। तो काला सोना को किस नाम से जाना जाता है, तो पेट्रोलियम को। अब आपको समझ में आएगा कि इसको काला सोना ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका तो पहले बात तो रंग इसका गहरा होता है यानी काला टाइप का होता है। ठीक है, और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो इसलिए इसका व्यावसायिक महत्व तो ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, तो पेट्रोलियम काला सोना। ठीक है, आगे समझते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें भी जीवों का अंश होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, आगे क्योंकि इनका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। तो जब प्राकृतिक गैस को बहुत उच्च दाब देते हैं तो वो क्या हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है, और संपीड़ित होकर क्या हो जाता है, इसका हम भंडारण कर लेते हैं। भंडारण गैस CNG का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन गैस में ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। तो इसका भी प्रयोग किस लिए करते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब इसका प्रयोग परिवहन यानी वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो CNG का प्रयोग अब हम ईंधन के रूप में भी कर रहे हैं वाहनों में। ठीक है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और यह स्वच्छ ईंधन है। तो जो CNG होता है वो क्या होता है कि यह स्वच्छ ईंधन है और प्रदूषण भी कम करता है। आगे क्या है, CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। तो इसका यही लाभ है कि इसे घरों और कारखानों में हम क्या करते हैं, सीधा जला सकते हैं, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जाती है। तो इसकी आपूर्ति हम पाइपों के द्वारा भी कर सकते हैं। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा यानी गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और कुछ अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो CNG वाला पाइपलाइन जो बिछा हुआ है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो गुजरात के बड़ौदा में और दिल्ली के कुछ भागों में। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का किस किस में प्रयोग किया जाता है, तो और किस में, रसायनों और उर्वरकों के उद्योग निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के
विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर पाई जाती है। आगे क्या दिया हुआ है? क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे पूछो बोला है कि क्या हम इसको खुद से बना सकते हैं प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम? तो पहली करिए नहीं, इनका बनाना एक बहुत धीमी प्रक्रम है। तो इनका बनना क्या होता है? बहुत धीमी प्रक्रिया होती है ये और इनके बनने की परिस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसे बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो इसे हम पहली बात तो हम इसे बना नहीं सकते हैं इसमें प्रयोगशाला में, ठीक है। तो आगे दिया कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। तो कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन सीमित है? तो आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। तो जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि क्या होने वाले हैं? समाप्त होने वाले। क्या आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है? तो हम लोग जानते ही हैं कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म, क्योंकि इसमें जीवों के अंश होते हैं, ठीक है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। तो इनके क्या है? दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार क्या है? कुछ 100 वर्ष चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विशाल उष्णन से भी होता है, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से भी होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का प्रयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक, मतलब कि बहुत जरूरी हो, तभी हमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाते हैं और साथ में वायु प्रदूषण भी करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ वर्षों में आपको बताया जा रहा है क्या हो रहा है? समाप्त होने वाले हैं। तो समाप्त हो जाएगा तो फिर तो वाहन चलाने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब जरूरी हो तभी इनका प्रयोग करना चाहिए। आगे दिया भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ दिया हुआ है यहाँ पे PCRA लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार पेट्रोलियम, डीजल बचाए और उनके गुण है, मतलब कह रहा है कि PCRA बताता है कि गाड़ियों में जो आप पेट्रोलियम और डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, जब जरूरी हो तभी करें। मतलब कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे गाड़ी में क्या वाहन में आपका पेट्रोल की बचत हो जाए, ठीक है। कह रहे जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। तो क्या करें? जहाँ तक संभव हो क्या करना चाहिए? गाड़ी को सिंपल और मीडियम स्पीड में ले जाना चाहिए। आगे है यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए। जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पर क्या करना चाहिए? कुछ टाइम के लिए आपको तो गाड़ी खड़ा करना है, तो इंजन को क्या करिए? बंद कर दीजिए। आगे है कि टायरों का दाब सही रखिए। ऐसा ना हो कि टायर में भी अगर हवा कम रहता है तो वो उसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और पेट्रोल का भी खर्चा ज़्यादा होता है। इसलिए बोला है कि उसमें टायर में उसका क्या होना चाहिए? दाब सही होना चाहिए। फिर गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि हमेशा उसको क्या करते रहना चाहिए? उसको हमेशा रिपेयर कराते रहना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त और इसके शॉर्ट नोट्स हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।